हेलो बच्चों, तो आज से शुरुआत हो रही है एक बहुत ज़बरदस्त एग्जॉस्टिव कोर्स की आईडीजेई और नीट के लिए। ठीक है, इस कोर्स में ऐसा क्या है जो मतलब बाकी लोगों से डिफरेंट है, तो आज हम बात करने वाले हैं, स्पेशली मैं बात करूंगा केमिस्ट्री के लिए। आईडीजेई और नीट के लिए केमिस्ट्री का पोर्शन भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा होता है, स्कोरिंग होता है। ठीक है, और स्कॉलरली देहरादून में आपके लिए पहले स्टार्टिंग में YouTube के लिए वीडियोस लेके आ रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम 3-4 जो भी आपके मेंटोर हैं, मैं आपका केमिस्ट्री फैकल्टी हूं और मैं खुद IIT रुड़की से हूं, अपने केमिकल इंजीनियरिंग से मेरी एजुकेशन वहां से है। ठीक है, तो आज हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए सीधे शुरुआत कर रहे हैं अपने ज़बरदस्त एग्जॉस्टिव कोर्स की। ठीक है, स्कॉलरली की तरफ से। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट से। अच्छा, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, है ना। 11th में इसकी शुरुआत ऐसे ही होती है, करेक्ट। अच्छा, तो मोल कॉन्सेप्ट में ऐसा क्या है सर, इसका वेटेज कितना है? बेसिकली होता यही है ना, मतलब स्टूडेंट के मन में पहले आता है कि यार इससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इससे क्या होगा, इससे ये होगा, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स, 12 मार्क्स, नीट वाले 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6, मतलब बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होती है ना। अब अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट की बात करूं, मैंने पहली स्लाइड में ये रखा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ मोल कॉन्सेप्ट इन फिजिकल केमिस्ट्री। मोल कॉन्सेप्ट सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री का एक सबसे बड़ा पार्ट है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, अगर सबसे बड़ा पार्ट है तो यार इसका रोल कितना है, इसके क्वेश्चंस कितने आते हैं, इस पे मार्क्स हम कितना गेन कर सकते हैं। अगर वैसे देखा जाए तो मैं कहूंगा कि मोल कॉन्सेप्ट आप ये कह सकते हो कि सिर्फ एक क्वेश्चन आता है आईडीजेई मेंस में, और ये भी मैं कह सकता हूं कि ये पूरे सिलेबस का केमिस्ट्री का 33% कवर करता है। क्यों? क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री 1/3 आती है। चलिए, अब ये क्या अजीब अजीब बातें कर रहे हैं सर आप, है ना। अजीब अजीब बातें नहीं है एक्चुअली। मोल कॉन्सेप्ट्स लाइक लैंग्वेज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। जैसे कि आपको कोई सा भी पेपर देते हैं, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं, अगर आपको ABCD नहीं आते तो आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इसी तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री का एक भी सवाल, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम सवाल आप बिना मोल कॉन्सेप्ट को जाने में नहीं कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं सर, मोल कॉन्सेप्ट तो मैं ऐसे आता है, तो बड़ा इजी टॉपिक है, फलाना है, फलाना ढिमाका है। अब बहुत बातें होती हैं ऑफलाइन क्लासेस में भी, हमारे साथ बहुत बातें होती है बच्चों की। उसके बाद उनको क्वेश्चन पकड़ा दो थर्मोडायनेमिक्स का, केमिकल इक्विलिब्रियम का, एनिक इक्विलिब्रियम का, और बहुत सारे क्वेश्चन पकड़ा दो। अजी हमें तो आता है, ये आता है जी, सवाल नहीं हो रहा है। सवाल क्यों नहीं हो रहा है? अब आप एनालाइज करो, पता बच्चा कहाँ फंसता है? मोल कॉन्सेप्ट में। अल्टीमेटली बच्चा मोल कॉन्सेप्ट में फंस रहा होता है। बहुत लल्लू चैप्टर है, लेकिन यही महाभारत बन जाती है सारे बच्चों के लिए। ठीक, तो इसको पढ़ना भी वैसे ही है, और बहुत आसानी से पढ़ना है। पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट कॉमन सेंस पे बेसिस होता है, पूरा कॉमन सेंस से चलता है। अगर आपका कॉमन सेंस बहुत अच्छा है, मोल कॉन्सेप्ट आप यूं कर लोगे, और मोल कॉन्सेप्ट हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री उड़ गई, करेक्ट। तो आज मैं आपका केमिस्ट्री का मेंटोर संदीप जोशी स्कॉलर की तरफ से इस एग्जॉस्टिव कोर्स को शुरू करता हूं। फर्स्ट आई स्टार्ट विद द मोल कॉन्सेप्ट। सिग्निफिकेंस तो मैंने बता दिया आपको, है ना, कि सिग्निफिकेंस आपका क्या रहने वाला है, इसकी चर्चा तो हो गई। अब आता है कंट्रीब्यूशन आईडीजेई एग्जाम्स। कंट्रीब्यूशन भी बता दिया मैंने कि वैसे तो जनरली देखा जाए एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कभी कभार ऐसे, है ना, मन किया तो पूछ लिया, बेचारों ने पूछ लेते हैं एनटीए वाले। और वैसे देखा जाए अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो लगभग आप फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में फंसने वाले हैं, ये तय है, आप ये मान लो। ठीक है, अच्छा, सबसे बड़ी चीज, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना लाइफ में, नॉट अबाउट केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले ये जानो कि पढ़ने के बाद मैं, मतलब मेरा कंक्लूजन क्या निकलेगा, मैं क्या सीखने वाला हूं। तो ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट वी विल नो आफ्टर दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद अपन लोग क्या जान लेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लो आप एक कमरे में बैठे हो, है ना, तो आपके कमरे में एयर है, और एयर का मेनली कॉन्ट्रीब्यूशन हमको पता है कि आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, जिंदा रहना है तो ऑक्सीजन बहुत जरूरी भाई साहब, है ना, और नाइट्रोजन तो चलो ठीक है, ईश्वर ने दिया हुआ है तो वो चल रहा है। अब अगर मैं नाइट्रोजन या ऑक्सीजन दोनों किसी की भी बात करूं यहां पे, और मैं बोलूं कि आप अपने रूम में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन ये निकाल लो, तो आप निकाल लोगे। अब ये जो 10th to 11th वाले बच्चे हैं उनको ये बड़ा अजीब लगता है, यार कैसी बातें कर रहे हैं, हमको क्या पता कहाँ नाइट्रोजन पड़ी है, कैसे गिनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सो करेंगे। नहीं, आराम से निकाल सकते हो। नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कितने हैं आप ये निकाल सकते हो। उसी तरीके से मैं आपको एक बिस्लरी की पानी की बोतल दे दूं, 1 लीटर वाली, छोटी 250 ml वाली, 500, जो भी आती होगी आपके, है ना। चलो मैं बिस्लरी का ऐड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल से बात बोल रहा हूँ कि मान लो मैंने 1 गिलास वाटर दिया,
अब वाटर है, मान लो ये ग्लास है, ठीक है, बहुत सिंपल। अब इसमें H2O है ना, ये वाटर है, ये एक थोड़े हो गए यार, बहुत सारे हो गए। आप इनको काउंट कर सकते हो सिर्फ एक ग्लास देख के, बस आपको ग्लास का वॉल्यूम पता होना चाहिए, वो ऑब्वियसली पता ही होगा, वो भी निकाल लोगे आप अगर वो भी नहीं पता तो, है ना। तो ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज़ अपन लोग क्या सीखते हैं इसके बाद, मान लो कोई सी भी रिएक्शन है, ठीक है, कुछ भी रिएक्शन है, मान लो, है ना, हाइड्रोजन है, आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, ये मिलके आपका पानी सानी जो भी है जल वल बना रहा है, ये बन गया जल। ठीक है सर, मैंने आपको कुछ भर भर के हाइड्रोजन दे दी, कुछ भर भर के ऑक्सीजन दी, और बोला तुम बताओ कितना पानी बनाओगे। तुम क्या बोलोगे, सर पहले बनाने दो फिर बाद में काउंट कर लेंगे कि कितना किलो, कितना ग्राम या कितना लीटर वीटर जो भी बनाए वो कर लेंगे। नहीं, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर के बाद आप सिर्फ कैलकुलेशन के बेसिस पे ये कैलकुलेट कर सकते हो कि आप एक्चुअली में कितना पानी बना सकते हो आराम से, विदाउट डूइंग एनी प्रैक्टिकल। यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट, या फिर कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको कितना रिएक्टेंट चाहिए होगा, ये सब मैंने एक भूमिका बांध दी आपके सामने इस पूरे चैप्टर की। और ठीक है, इसके साथ अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इस चैप्टर की। चलिए, आई थिंक एक फाउंडेशन सबको समझ में आ गया होगा कि मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने की क्या वजह है। पहली वजह तो मार्क्स लाना है ना, और फिजिकल केमिस्ट्री को तगड़ा करना है। उसके बाद एक्चुअल वजह जो है साइंस में जो कंट्रीब्यूशन है उसका, ये सब चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट, इस चैप्टर की शुरुआत करते ही बहुत छोटी छोटी चीजों से, है ना। पहली चीज मैंने लिखा है एटॉमिक मास। अच्छा, मैं एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ। मैं अगर बोलूँ कि जैसे वुमेन मास, मेंस मास, मतलब एक आदमी का वेट या मेंस वेट, तो क्या बोलूंगा, अजी एक आदमी उसका वेट मेंस वेट हो गया, वुमेन्स वेट एक लेडी का वेट, खत्म। तो एटॉमिक वेट क्या, एटॉमिक मास क्या हुआ। अच्छा, एक चीज और बता दूं, जब तक आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो वेट और मास में फर्क है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो फर्क तो है, लेकिन आपको नेग्लेक्ट करना है, ठीक। तो अगर मैं कभी मास बोलूं या वेट बोलूं तो आप समझ जाइएगा बात एक ही चीज है, ठीक। अब अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं, अभी जो स्क्रीन पे लिखा है उसको छोड़ो, उसके में हम अभी आएंगे, ठीक है। अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप किसी भी एलिमेंट का एक एटम ले लो, उसका वेट, दैट्स इट, बात खत्म। वेट ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास, दैट्स इट। अच्छा, हाँ हो गया, हाँ हो गया, बस। अच्छा, तो जी एटम में क्या क्या होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। हाँ, तो अगर मुझे अपना वेट निकालना है तो मैं हाथ पैर ये सर वर बाल वाल सबका जोड़ दूं तो मेरा वेट आ जाएगा। उसी तरीके से मैं जितने प्रोटॉन है उसका वेट, जितने न्यूट्रॉन है उसका वेट, जितने इलेक्ट्रॉन है उसका वेट जोड़ दूं, एटॉमिक वेट आ गया। हाँ क्लियर। एक चीज और है, इलेक्ट्रॉन का वेट बहुत नेग्लिजिबल होता है तो हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक। एटॉमिक वेट क्या है, किसी भी एलिमेंट का एक एटम ले लो, उसका वेट एटॉमिक वेट होता है। अच्छा, अब मैं एक चीज पूछ रहा हूं आप लोगों से, ये तो समझ में आ गया होगा, बढ़िया। अगर मैं एटॉमिक वेट की बात करूं, ये जो चीजें लिखी क्या है, एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज एक्यूरेटली 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। यहाँ पे आएंगे, मजेदार तरीके से आएंगे। जैसे मान लो आप, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मान लो आप कहीं भी जाते हो, कुछ भी लेते हो, है ना, मान लो आप एप्पल ले रहे हो, जैसे आपने 1 किलो एप्पल लिया, तो आप ठीक है गए, आप 1 किलो एप्पल दे दो, उसने क्या करा, इधर एप्पल रखा है, इधर आपका वो वेट जो होता है लोहे का, उसको साइड में रख दिया। अब ये आपका बिलीव है क्योंकि उसमें 1 kg लिखा हुआ है तो ये 1 kg होगा, बट कैसे प्रूफ करो कि ये 1 kg ही होगा। देखिए, अगर आप किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, स्टार्टिंग में जब कभी सोचा गया होगा कि यार मुझे मीटर सेंटीमीटर या कुछ भी नापना है, किलो विलो नापना है, तो 100% अंधेपन में किसी चीज को एक रेफरेंस लेना पड़ता है। ये क्या बात कर रहे हो। हाँ, जैसे मैं एक वेट का बताता हूं आपको, जब किलोग्राम को जनरेट किया गया था कि मतलब किलोग्राम क्या होगा जी, तो आपको कुछ तो मानना पड़ेगा ना कि ये 1 किलो है। अब इसका कंपेयर बाकियों से करो, सबका वेट निकाल लो, हो गया। तो रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। हाँ, तो एक्चुअली वेट के टर्म्स में एक प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर था, ऑस्ट्रेलिया में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, किसी देश में, वहां पर साइंटिस्टों ने बोला कि ये प्लैटिनम इरिडियम जो एक एलॉय था, मेटल एलॉय, उसको एक सिलेंडर को बोल दिया जी 1 किलो है, मान लो, तो मान लिया, क्या कर सकते हो, मान लिया। अब उस सिलेंडर के बेसिस पे बाकी लोगों का वेट, लोग मतलब नॉट लोग, हर चीज का वेट कैलकुलेट किया और वहां से जनरेट हुआ 1 किलो। तो कुछ है सेंस नहीं, लेकिन एक रेफरेंस माना गया कि उस सिलेंडर को 1 किलो माना। फिर जैसे एक साइड में वो 10 सिलेंडर आ गए और एक साइड में मान लो ये 6 सिलेंडर आ गए या 60 सिलेंडर आ गए, एक साइड में आ गया, तो ठीक है मेरा वेट 60 किलो, सिंपल हो गया, राइट। अच्छा, अब यार
वही सिलेंडर एटम का वेट भी कैलकुलेट करने के लिए रख लेते। कुछ सेंस बनता है इस चीज़ का। एटम मतलब कितना छोटू सा होता है, उसको तुम उस सिलेंडर से नापोगे, करोड़ों अरबों वो क्या बोलते हैं वहाँ पे एटम्स, या उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एटम्स में आ जाएंगे। तो फिर साइंटिस्टों ने क्या सोचा कि यार एटम्स का वेट को कैलकुलेट करने के लिए हम इसके लिए एक अलग रेफरेंस बनाते हैं। जी ठीक है, बनाओ बनाओ बनाओ, रेफरेंस बनाओ, ठीक है। अगर मैं आपको अभी भी बोलूं ना कि आप साइंटिस्ट हो और आप एक रेफरेंस बनाओ एटॉमिक वेट या एटम्स का वेट कैलकुलेट करने के लिए, तो आप क्या करोगे? जी हम तो हाइड्रोजन को रेफरेंस ले लेंगे। क्यों? सबसे पहले दिमाग में हाइड्रोजन ही आता है। क्यों? वो सबसे छोटू है, सबसे हल्का है बेचारा। यही किया, बिल्कुल आप सही हो, उन साइंटिस्टों ने भी यही किया और हाइड्रोजन को पहले रेफरेंस मान लिया। ठीक है जी, मान लिया हाइड्रोजन को रेफरेंस। अब देखिए सर, जब आप किसी को रेफरेंस मानते हो ना और आप उस रेफरेंस के कंपैरिजन में बाकी चीज को कैलकुलेट कर रहे हो, इट इज वेरी सिंपल। आप यही चाहोगे कि ये सब वैल्यू इंटीजर फॉर्म में आए, तो आप रेफरेंस ही वैसा मानोगे ना, सिंपल। हाइड्रोजन के केस में दिक्कत होगी। हाइड्रोजन के एक एटम को उन्होंने मतलब एक मान लिया कि ये एक कुछ है। अब किलो तो बोल नहीं सकते, किलो तो बड़ी यूनिट होती है, इसके लिए अलग यूनिट निकाली, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन का रेफरेंस माना, हुआ क्या, जैसे ही हाइड्रोजन को एक रेफरेंस मान के माना कि चलो ये 1 और कुछ यूनिट है, 1 यूनिट अलग से डिफाइन की गई एटम्स के लिए। तो हुआ क्या, जब बाकी एटम को कंपेयर कर रहे थे ना, तो ये गधा फ्रैक्शन में आ गया वेट। मान लो जैसे क्लोरीन आया, क्लोरीन का एटम उठाया, उसका वेट बिल्कुल लगभग अब क्या बोले 35 पॉइंट कुछ मतलब अनसंट आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, मतलब 0.75 या 6.75 कुछ भी अनसंट फ्रैक्शन में आ गया। अब वो हम नहीं चाहते थे ऑब्वियसली, क्योंकि हमको तो ईज करना है ना अपनी चीज़ों को, क्योंकि बहुत चीज़ें दुनियादारी में पड़ी हुई, इसी में अट करेंगे। तो फिर क्या हुआ, हाइड्रोजन के बाद एक एक हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, लास्ट में आके अटके कार्बन पे है। और कार्बन को जब रेफरेंस माना गया तब जाके उसकी यूनिट को डिफाइन किया गया। तो हुआ क्या, इन्होंने क्या माना, ध्यान से देखना मेरी बात को, उन्होंने एक एटम, क्या उन्होंने एक एटम कार्बन को लिया और इसको मान लिया 12 AMU। अब ये AMU क्या है, ये किसी यूनिवर्सिटी का नाम है? नहीं, एटम के मास की यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, जैसे किलो होता है ना, ये बस ये एटम के मास या वेट को अगर आप कैलकुलेट करना है तो आप AMU में कैलकुलेट करोगे, दैट्स इट। तो इन्होंने मारा 1 एटम कार्बन का जो वेट होगा वो होगा बेटा 12 AMU। जी 1 मानना चाहिए था, क्योंकि वो सिलेंडर को तो 1 किलो माना था, इसको 1 AMU मानते। नहीं, क्यों नहीं माना, ध्यान से सुना मेरी बात। हमारा डर था कि फ्रैक्शन में ना आए चीज। अब जो कार्बन से हल्के होंगे, अगर मैंने कार्बन को 1 AMU मान लिया तो उससे हल्के वालों का 0 पॉइंट समथिंग 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 आएगा, तो फ्रैक्शन में आएगा। तो इतना खेल खेला गया कि 1 एटम कार्बन के वेट को 12 AMU माना गया। अब मुझे खुद बताओ, अगर 12 AMU है तो 1 AMU का डेफिनेशन क्या हुआ? ये 12 नीचे चला जाएगा, राइट? तो 1/12 एंड वेट ऑफ 1 कार्बन एटम। अभी मैं यहाँ पे आइसोटोप की बात नहीं कर रहा हूँ, लिखना चाहते हो तो कार्बन 12 इस तरीके से आप लिख सकते हो। बस यही डेफिनेशन है। एटॉमिक यूनिट मास इज डिफाइंड एज एक्यूरेटली 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, दैट्स इट, यही था। अब ये क्या है जी, ये आपका वो वाला सिलेंडर है बट एटम्स के वेट को कैलकुलेट करने के लिए, करेक्ट? ये वो सिलेंडर। आप क्या करो, इस सिलेंडर को उठाओ, हाइड्रोजन का कैलकुलेट करो, इस सिलेंडर को उठाओ, लिथियम का कैलकुलेट करो, इस सिलेंडर को उठाओ, सोडियम का कैलकुलेट करो, इसको उठाओ, आयरन का कैलकुलेट करो, और टक 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 करके और सबके 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 एटॉमिक वेट कैलकुलेट कर दिए गए, दैट्स इट। यही था एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, बस एटम के वेट या मास को डिफाइन करने के लिए यूनिट बनाई गई एटॉमिक मास यूनिट, जिसका डेफिनेशन इस तरीके से बनाया गया कि वो होगा 1/12 ऑफ वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, दैट्स इट। बस यही था, राइट? अच्छा चलिए सर, ये तो हो गया। सर आप तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले थे। हाँ, लेकिन मैंने ये भी तो बोला था कि हमको काउंट करना है ना, तो भाई साहब हमको एटम एटम के बारे में तो पता होना चाहिए, उसके वेट का पता होना चाहिए, सब चीज आगे डिफाइन होंगे। देखो अच्छा, अब इस तरीके से अगर कुछ डिफाइन किया जाए तो हाइड्रोजन का आया 1.00 आई थिंक 4 और 7 AMU, इतना वेट आ। ये है हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट मतलब हाइड्रोजन का एक एटम ले लो, उसका वेट यार कैसे कैलकुलेट करा, रेफरेंस लिया 1/12 इनटू कार्बन 12 एटम का वेट को, दैट्स इट, बात खत्म।
इसी तरीके से और भी ले लो, कार्बन का आया 12 AMU। अभी आपको याद करने पड़ेंगे, राइट, धीरे धीरे याद हो जाता है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। कुछ भी ले लो, सोडियम ले लो, सोडियम का बैठा 23 AMU। इस तरीके से बहुत सारे थे, सल्फर था, ऑक्सीजन था, सल्फर का आया 32 AMU, ऑक्सीजन का आया 16 AMU। इस तरीके से तो ये सब चीजें हमने एटॉमिक मास इनके डिफाइन कर लिए विद द हेल्प ऑफ कार्बन 12 एटम एज अ रेफरेंस, दैट्स इट, करेक्ट। अच्छा जी, ये क्या लिखा है, मॉलिक्यूलर मास, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एटॉमिक मास आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक तरीके से शुरुआत कर रहे हैं और चीजों को एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी। मॉलिक्यूलर मास या डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास क्या था जी, एटम ले लो उसका मास, मॉलिक्यूलर मास जी, मॉलिक्यूल ले लो उसका मास, सिंपल। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल का जो भी वेट या मास होगा उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास, दैट्स इट, ओके। अब हमको ये भी पता है मॉलिक्यूल मिलता है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है ना, ये क्या है, कॉम्बो ऑफ एटम्स, बहुत बढ़िया। अब यार जैसे एटम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है, हम उनके वेट को जोड़ देते हैं, हमारे एटम का वेट आ जाता है, हाँ बढ़िया जी। तो भैया मॉलिक्यूल तो एटम से मिलके बना है ना, तो उन एटम के वेट जोड़ दो और बन गया मॉलिक्यूलर मास, हाँ तो ये तो करना है, और एटम का वेट हम निकालना सीख चुके हैं, करेक्ट, बस। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये भी यही हो जाएगा, कॉम्बो ऑफ मास ऑफ एटम्स present in molecule, present in molecule, that's it, okay। तो ये कॉम्बो हो जाएगा, खैर ठीक है, उसमें मत जाइए, मैं वो तो बता ही चुका हूँ कि किस तरीके से। हम डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के मास को हम लोग कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। कुछ नहीं, जो एटम्स है उनके मास को जोड़ दो, बात खत्म। चलिए 2-4 एग्जांपल करते हैं फटाफट, है ना। कौन सा ले, CO2 ले लो, CO2। प्लीज नोट, आपने CO2 का एक मॉलिक्यूल लिया है, और CO2 के एक मॉलिक्यूल में अगर आप देखेंगे तो एक कार्बन का एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है। तो अगर एक कार्बन एटम है तो इसका वेट कितना, 12 AMU, ये हमने अभी बताया था। ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट होता है 16, और यहां है 2 एटम्स, तो 2 एटम का वेट हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड विद 2, आप इन दोनों को जोड़ दो, आपका आ जाएगा 44। यूनिट क्या आएगी, AMU। बस, और खेलना है और खेलो, जल ले लो, पानी ले लो, है ना। 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का होता है 1 into 2, ऑक्सीजन का होगा 16, दैट विल बी 18। क्या यूनिट पे फोकस करना है बॉस, 18 AMU। अभी तो बहुत इजी चल रहा है, बाद में कंफ्यूजिंग होएगा थोड़ा थोड़ा, बस ठीक है। 18 AMU, दैट्स इट। कोई बड़ा मॉलिक्यूल ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, H2SO4, है ना, थोड़ा जला वला लो इसको। H2SO4 लेंगे, हाइड्रोजन का 1 into 2 प्लस सल्फर का बताया था 32 और ऑक्सीजन का 16 into 4। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे दैट विल बी 98। भाई साहब यूनिट क्या, AMU, दैट्स इट। बस इतना ही था, इससे ज्यादा ना था, ना है, ना होगा। चले, राइट। आई होप एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास सबको क्लियर। आगे बढ़े। हाँ जी, इंतजार की घड़ी खत्म हुई और हम पहुंचे हैं अपने प्यारे से मोल के पास। क्या है ये मोल मान? देखिए सर, मोल सच में बहुत अनमोल है। हाँ, क्योंकि अगर आप इसको जान लिए ना, अब हो गया। मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री मस्त होने वाली है इसके बाद। मोल कुछ भी नहीं है, मोल सिर्फ और सिर्फ एक काउंटिंग यूनिट है, गिनने का तरीका, दैट्स इट। ठीक है, ये क्या है मोल? अगर मैं मोल इस तरीके से डिफाइन करूं तो मोल बस एक काउंटिंग यूनिट है। अच्छा, काउंटिंग यूनिट मतलब
एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो आप जूते लाए जी, 2 जोड़ी जूते लाया तो मतलब 4 लाया ना, 1 जोड़ी जूता लाया मतलब 1 पेयर ऑफ शूज, दैट विल बी 2, तो क्वांटिटी ऑफ शू विल बी 2। अच्छा, 1 दर्जन जूते लाया जी, 12 जूते लाया, तो दर्जन के आगे में कुछ भी लगाओ होगा तो 12 ही ना, ऐसे पेयर के आगे में कुछ भी लगाओ होगा 2 ही। उसी तरीके से छोटी छोटी चीजों को लाइक एटम, मॉलिक्यूल्स, इन चीजों को कैलकुलेट करने के लिए, गिनने के लिए आप पेयर और वो थोड़ी बोल सकते हैं यार, डजन वजन, है ना। इस तरीके से सब चीजें होने वाली है। अब जैसे मान लो, अब मैं बात करूं, जैसे मान लो 1 डजन गधे। सर हमारी बातें कर रहे हो? नहीं नहीं, मतलब गधों की बातें कर रहा हूं, बाकी तो तुम पे है। 1 डजन गधे तो 12 ही गधे होंगे, है ना। वैसे होने नहीं चाहिए क्लास में इतने, नो क्लास तो नहीं रहेगी, कुछ और बन जाएगा। अब मैं जानवर चेंज कर दूंगा, रहेंगे तो जानवर 12 ही, इसमें फल फ्रूट ला दूंगा वो भी 12 ही रहने वाले। इसका मतलब डोजन एक काउंटिंग यूनिट है। उसी तरीके से छोटी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए मोल एक काउंटिंग यूनिट है। अच्छा, हाँ बस हो गया, गेम खत्म। वो कितना होता है ये देखो, 1 मोल होता है 6.023 इंटू 1023 एंटिटी। एंटिटी मतलब वही गधा, घोड़ा, कुछ भी, आम, सेब। लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज गलत है, आम, सेब, ये सब चीज। क्यों? क्योंकि यार छोटी चीजों को डिफाइन करने के लिए मोल लिखाया गया था ना, ठीक है। तो अगर मान लो मैं 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 1023, ये 023 में इतना इमोशनल होना नहीं है, बाद में जा जाके, है ना, वो देखते रहेंगे, इतना कोई इशू नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1023 इतना ज्यादा है कि ठीक है, इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। एंटिटी में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर मान लो मैं बात करूं, इसको मैं भी हटा दे रहा हूं, ठीक है। अगर मैं 1 मोल, मान लो मुझे बोला कि मैंने आपको 1 मोल नाइट्रोजन के एटम्स दिए। ध्यान, मेरे शब्दों पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहां शब्द में ही फंसता है इंसान। 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले दिमाग में क्लियर करना है कि दिया क्या हुआ है। दिया हुआ है एटम, तो वो होंगे नंबर ऑफ एटम्स। तो 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स का मतलब है इतने नाइट्रोजन के एटम्स हैं। इतने एटम्स हैं आपके पास, इतने सारे भर भर के। सुना? 2 होंगे तो अजी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 मोल होगा तो अजी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 मोल होगा तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने एटम्स हो गए। अच्छा बढ़िया। अच्छा आ जाओ, अब अगर मैं बोलूं, मान लो मेरे पास 1 मोल वाटर है, 1 मोल वाटर बोला है मैंने, प्लीज नोट। बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज कुछ नहीं होना, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने 1 मोल वाटर दिया है ना, वाटर होता क्या है? वाटर भाई साहब मॉलिक्यूल होता है। ये था एटम, तो इतने एटम्स थे। तो 1 मोल पानी का मतलब हो गया आपके पास इतने पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। सिंपल, ठीक है, आसान? अरे बहुत आसान है। तो 1 मोल पानी का मतलब 6.023 H2O मॉलिक्यूल्स, इतने सारे भर भर के मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास। इससे हमने क्या सीखा? ध्यान से सुना मेरी बात को। अगर आपको कुछ भी चीज काउंट करनी है ना, तो आपको मोल जरूर आना चाहिए कि कितने मोल हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है 1 मोल में इतनी चीजें होती हैं। अब वो चीज क्या है? यहाँ पे मॉलिक्यूल था, यहाँ पे एटम था, इस तरीके से। अब देखो सवाल कहाँ पे छोटा सा घुमा देगा। एक छोटा सा क्वेश्चन यहीं पे ऐसे पूछ लेता हूं कि मान लो मेरे पास 2 मोल पानी है। क्या है? 2 मोल पानी है। क्वेश्चन है 2 मोल पानी में टोटल कितने एटम्स होंगे? एटम्स पूछ लिया, प्लीज नोट नंबर ऑफ टोटल एटम्स। ठीक है जी। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं जी, आसान है, 2 मोल पानी है तो 2 इंटू 6.02 1023 आंसर। नहीं, आपको दिया हुआ है मॉलिक्यूल और आपको पूछा गया है एटम्स। क्लियर? आपको दिया गया है मॉलिक्यूल, आपको पूछा गया है एटम्स, और आपको पता है एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनता है। करेक्ट? एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनता है। और आपको पता है कि अगर मेरे पास 1 पानी का मॉलिक्यूल है, 1 पानी का मॉलिक्यूल है, तो इसमें कितने एटम्स हैं भाई? 3 हैं, 2 और 1 3। कितने हैं? 3 एटम्स हैं।
इसका मतलब एटम को पता करने के लिए, टोटल एटम को पता करने के लिए आपको पहले ये पता करना पड़ेगा आपके पास वो जल के मॉलिक्यूल्स कितने हैं बे। तो वो मोल दिया है ना, तो 1-2 मोल पानी मतलब कितने हो गया 2 इंटू, चलो मैं 106 ही ले रहा हूं, 6 इंटू 10⁻23, मतलब ये आ गया तुम्हारा 12 इंटू 10⁻23 क्या मॉलिक्यूल्स, किसके, अजी पानी के। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, ये उसने पानी के मोल्स दिए हैं, पानी के मोल से आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही मिलेंगे पानी के, सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा आपके पास इतने भर भर के मॉलिक्यूल हैं, अगर एक होता तो होते 3 एटम्स, इतने होते तो कितने एटम होते गुरु, 12 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, 3 इंटू 12 लेकिन आ गया 36 इंटू 10⁻23 एटम्स, दैट्स इट। बस ओवरऑल आपको एक समरी दे देता हूं मैं। चलिए समरी है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको मोल दिए जाए मॉलिक्यूल के, तो इसमें आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही मिलेगा। तो जब तक आप मॉलिक्यूल टोटल कैलकुलेट नहीं कर लेते तब तक आप नंबर ऑफ एटम्स भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। सिंपल राइट? अगर है ना, मतलब पहले आप क्या करोगे, मॉलिक्यूल कैलकुलेट करोगे, मॉलिक्यूल से एटम्स में जाओगे, बस। मॉलिक्यूल कहां से करोगे, अजी इसके मोल दिए होंगे कुछ ना कुछ यार, और ये भाई साहब तो हमारी हेल्प करने के लिए है, करेक्ट? बहुत आसान है, क्वेश्चन भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलिए, तो मोल के बारे में आई थिंक इतना पता लग गया होगा। हाँ अब बढ़ते हैं आगे जी। मोल के बारे में तो हमें आता है, ये आता है, आपको पता है, ये एक मैंने अलग टॉपिक बनाया, डेफिनेशन ऑफ मोल। डेफिनेशन, मोल की डेफिनेशन एग्जैक्ट नहीं पता होती है। मोल की डेफिनेशन क्या पता होती है जी, मोल एक ऐसी काउंटिंग यूनिट है जिसमें 6.02 10⁻23 चीजें होती हैं। हाँ जी होती है, नहीं एक्चुअल डेफिनेशन ये नहीं है, पता है। डेफिनेशन ऑफ मोल अब मैं आपको बताता हूं। 12 ग्राम कार्बन, वहां पे कार्बन रेफरेंस लिया था ना, तो उसी के यहां पे हेल्प ली है। 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स होंगे, वही होता है 1 मोल। ठीक है, क्या बोला कि 1 मोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम कार्बन। अच्छा हाँ, अब लकीली जब उस टाइम पे किसी तरीके से कैलकुलेट किया गया तो 12 ग्राम कार्बन में इतने एटम्स थे। अगर मैं 12 ग्राम कार्बन ले लूं, 12 ग्राम कार्बन ले लूं, तो उसमें कार्बन एटम इतने आए, तो इसी को बोलते हैं 1 मोल है। अगर अब अच्छा जी, दोनों में क्या फर्क है, अबे बहुत सिंपल सा फर्क है। देखो, अगर मान लो अभी कोई प्रूफ कर दे कि 12 ग्राम कार्बन में इतने एटम्स नहीं होते, कुछ और होते हैं, तो 1 मोल वो और कुछ हो जाएगा। ये डिफरेंस है 1 मोल की डेफिनेशन, करेक्ट? तो 1 मोल का डेफिनेशन क्या है, अगर आप 12 ग्राम कार्बन ले रहे हो, उसमें कितने कार्बन के एटम्स प्रेजेंट है, वो होगा आपका 1 मोल। दैट्स इट, क्लियर? चलिए, तो ये थे आपके डेफिनेशन की, सॉरी मोल की डेफिनेशन। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आई थिंक अब हाँ जी, हमने पहले एटम पढ़ा तो उसका एटॉमिक मास पढ़ा, एक एटम ले लो उसका मास, फिर हमने एटम से बनाए मॉलिक्यूल, फिर उसका मॉलिक्यूलर मास पढ़ा, तो एक मॉलिक्यूल ले लो उसका मास मॉलिक्यूलर मास। अब हमने मोल पढ़ लिया तो मोलर मास, हाँ अच्छा, तो मोलर मास 1 मोल किसी का भी ले लो उसका मास मोलर मास। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एंटिटी, दैट्स इट। अच्छा हाँ, अब एग्जांपल सिंपल है ना, जैसे मान लो मैं 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स ले लो, कितने ले लो, 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स, 1 मोल नाइट्रोजन एटम लिया है। मुझे खुद बताओ 1 मोल नाइट्रोजन एटम का क्या मतलब है, मैंने एक्चुअली में कितने एटम्स लिए नाइट्रोजन के? मैंने लिए हैं 6.02 10⁻23
एटम्स। तो एक मोल का वेट होता है मोलर मास। इसका मतलब इतने नाइट्रोजन एटम्स का वेट होगा मोलर मास। बात क्लियर? जब आप इतने सारी एंटिटी ले लोगे और उसका वेट कैलकुलेट करने जाओगे तो उसको बोलेंगे मोलर मास ऑफ दैट एंटिटी। दैट्स इट। क्लियर? एक दो चीजें और कर लेते हैं इसमें, है ना, ताकि और क्लियर हो जाए। देखो, मान लो मैं ले लूं 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ, H2SO4। अब इसका जो वेट होगा वो होगा, या वेट होगा या मास मुझे भी होगा, वो होगा मोलर वेट या मोलर मास, बात एक ही है। चलो मोलर वेट ही लिख ले रहा हूं क्योंकि मैंने एक मोल लिया सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, तो एक्चुअली में मैंने कितने कितने सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल लिए होंगे? एक्चुअली में ये जो वेट है ना, ये पता कितना है? ये है इतने मॉलिक्यूल्स का। इतनों का जो वेट है ना, वो आपका मोलर वेट है। और क्या तुम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते? कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का वेट तो पता ही है, अभी तो कैलकुलेट करा था। क्लियर? अच्छा, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो आराम से, बड़े प्यार से, मजेदार है ये। देखो, अगर मैं H2SO4 का एक मॉलिक्यूल लूं तो इसका जो वेट होगा वो कितना होगा? अभी कैलकुलेट करा, 98 AMU। यूनिट की तरफ बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। 98 AMU, दैट्स इट। क्लियर? अच्छा, अगर एक मॉलिक्यूल का वेट इतना है तो मुझे खुद बताओ यार, इतने मॉलिक्यूल अगर मैं ले लूं, इसका वेट कितना होगा? बताओ बताओ बताओ। इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 98 को, दैट्स इट। हाँ, आंसर मतलब कितना आ जाएगा? 6.02 10⁻23 इंटू 98। क्या? AMU। लो, आ गया मोलर वेट। ये तो एक मोल था, ये तो एक मोल था, इसका वेट कितना? कर हो गया मोलर वेट, दैट्स इट। आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन एक चीज है, जब था एक मॉलिक्यूल छोटू सा था, जब था एक एटम बहुत छोटा सा था। अब आपने इतना सारा भर भर के एटम ये मॉलिक्यूल ले रहे हो, क्या अब हमें ये नहीं लगता कि इसके वेट को ग्राम या किलोग्राम में कैलकुलेट किया जाए? लगता है ना? आराम से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? अब इसीलिए मैंने टॉपिक पे बनाया कि रिलेशन बिटवीन AMU एंड ग्राम। अब देखो, एक चीज बताता हूं आपको। पहले तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं, फिर आया कहां से वो भी देख लेना। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा कि मोलर वेट क्या है। मोलर वेट है जो भी आपको सब्सटेंस दिया हुआ है। क्या बोल रहा हूं? दोबारा से बता रहा हूं। जो भी आपको सब्सटेंस दिया हुआ है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, चाहे वो एटम है, या कुछ भी है, उस सब्सटेंस के अगर आप 6.02 10⁻23 सब्सटेंस ले लो, उसका जो वेट होगा वो मोलर वेट होगा। दैट्स इट, बस। और आपको उसकी एक चीज का वेट तो पता ही है, या तो एटॉमिक होगा या मॉलिक्यूलर वेट होगा, मल्टीप्लाई विद मोल्स 6.02 10⁻23 कर लेना। एक चीज और बता दूं, 6.02 इंटू 10⁻23 को बेटा Na भी लिखते हैं, इसको बोलते हैं अवोगाद्रोस नंबर। अवोगाद्रोस नंबर, ठीक है? तो कभी कभी है ना, थकान सी होती है तो मैं Na लिख दूंगा, तो समझ जाना। क्लियर? चलिए अब सुनिए, रिलेशन बिटवीन AMU एंड ग्राम। पहले मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं आपको किस तरीके से ये करना है। ठीक है? एग्जाम्पल, सीधा एग्जाम्पल से समझेंगे, आराम से समझा जाएगा। कुछ भी उठा लो यार, जो मर्जी है तुम्हारी, है ना। मान लो मैंने नाइट्रिक एसिड उठा लिया, HNO3, बहुत बढ़िया। अब मैंने नाइट्रिक एसिड का उठाया एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, प्लीज नोट एक मॉलिक्यूल। तो इसका जो वेट होगा ना, वो मॉलिक्यूलर वेट होगा। बात क्लियर? अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हाइड्रोजन का आ गया 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। ओके, सो ये आएगा आपका 63 AMU। ये मॉलिक्यूल था। अच्छा, आपको पता है अगर मैं नाइट्रिक एसिड का एक मोल ले लूं,
इसका मतलब मैं ऐसे ऐसे कितने नाइट्रिक एसिड ले रहा हूं? अरे मेरे गुरु, Na इतने नाइट्रिक एसिड ले रहा हूं मैं, मतलब 6.02 × 10⁻23 नाइट्रिक एसिड की मॉलिक्यूल्स में ले चुका हूं। अब इतने सारों का वेट, अरे तो क्या हो गया, एक का तो पता ही है 63, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक कितना हो जाएगा 63 इंटू Na यूनिट, ऑब्वियसली AMU। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है। अब इसमें एक मजेदार चीज है, आपको पता है आप इस 63 इंटू NaAMU को डायरेक्टली 63 ग्राम लिख सकते हो। सिंपल। मेरे कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो आप एक ऑक्सीजन का एटम ले लो, उसका वेट कितना होगा 16 AMU। अब आप ऑक्सीजन के एक मोल ले लो तो उसका 16 ग्राम होगा, सीधा डायरेक्ट। उसका कितना होगा 16 ग्राम होगा। ठीक है, बड़ा आसान है, अरे बहुत आसान है। अच्छा जी सर कहाँ से आया? अब ये एक छोटा सा डेरिवेशन करना चाहो तो कर सकते हो। अब जैसे मान लो अगर मैं एक कार्बन का वेट देखूं तो कितना होता है 12 AMU। एक कार्बन का वेट 12 AMU। ठीक, अब मैंने क्या करा, मैंने Na कार्बन ले ली, मतलब एक मोल कार्बन ले ली। Na एटम्स ऑफ कार्बन, इसका वेट कितना हो जाएगा जी? एक कार्बन का था 12, तो Na का कितना हो जाएगा जी 12 इंटू Na AMU। बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ तो बड़ा आसान है। हाँ तो अभी Na एटम ऑफ कार्बन है क्या जी? एक मोल है भाई, एक मोल है, एक मोल है ना, एक मोल कार्बन है। और मोल की डेफिनेशन क्या थी? मोल की डेफिनेशन क्या थी कि 12 ग्राम में जितने एटम्स होंगे, कितने होते थे आज ही अवोगाद्रोस नंबर के बराबर ही तो होते थे 6.02 × 10⁻23। ठीक है, तो इसका मतलब इसका वेट कितना हो गया? एक मोल कार्बन का मतलब Na एटम्स, और Na एटम्स का वेट कितना अभी तो बताया था 12 ग्राम। यहाँ पे वेट लिख दे रहा हूं 12 ग्राम। बहुत बढ़िया। तो ये और ये बराबर हो गया ना, फिर देखो ये भी एक मोल, ये भी एक मोल, 12 इंटू Na। इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूं कि 12 इंटू Na इज इक्वल्स टू, अच्छा 12 इंटू NaAMU इज इक्वल्स टू 12 ग्राम। बहुत बढ़िया, 12 से 12 गया, आ गया। तो 1 AMU कितना आ गया मेरे भाई? 1 अपॉन, ये देखो Na, इसको हटा दे रहा हूं थोड़ा सा, 1 अपॉन Na ग्राम, दैट्स इट। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा भाई। छोटा सा डेफिनेशन जो मतलब डेरिवेशन था ये मैंने कर दिया। अगर इसको यहाँ पे पुट करना चाहो, पुट करके देखो 63 इंटू NaAMU वेट आ रहा था, और AMU को क्या लिख सकता हूं मैं 63 इंटू Na, इतना आया था AMU, और AMU को क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन Na ग्राम। ये आ गया ग्राम में। अब तो ये कैंसिल, 63 ग्राम आंसर। इसीलिए तो मैंने कहा था ज्यादा इमोशनल नहीं होना, सिंपल सा लॉजिक। अगर आपको एक एटम दिया है तो एटॉमिक वेट जितना AMU, उसका अगर एक मोल दे दिया जाए उतना ही ग्राम। आपको कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है, जितना AMU उसका एक मोल दे दिया जाए उतना ही ग्राम, दैट्स इट, बात खत्म। हाँ तो ये कहानी थी आपके मोलर मास की, करेक्ट। आज चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, एक सेकेंड। इससे पहले मोलर मास की थोड़ी सी कुछ और चीजें निकाल लेते हैं। देखिए, अब अगर मान लो किसी कंपाउंड का मोलर मास आपको निकालना, मान लो मैंने CO2 ले लिया है ना, मान लो मैं मोलर मास ऑफ CO2 ले रहा हूं, ये कितना है? CO2 का भी निकाला था 44 AMU, वो होता है मॉलिक्यूलर मास। तो मोलर मास कितना? अजी ग्राम लगा दो, हो गया गेम खत्म, 44 ग्राम। मोलर मास को डिफाइन करना सीखो पहले, मोलर मास को डिफाइन करना सीखो। मोलर मास है क्या? मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 44 ग्राम। अगर मैं CO2 का एक मोल लूं तो उसका वेट या मास होगा 44 ग्राम। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता कि अगर मैं 44 ग्राम CO2 लूं, इसका मतलब मैंने 1 मोल CO2 लिया हुआ है? कुछ नहीं, अलट पलट
सिंपल 44 ग्राम CO2 है ना। अच्छा तो बात समझ आ गई, 44 ग्राम CO2 मतलब 1 मोल हो गया। अच्छा जी बहुत बढ़िया। तो अगर मान लो मुझे निकालना है, अच्छा बताओ फिर, चलो मान लो 1 ग्राम CO2 दे दिया मैंने, तो इसमें कितने मोल होंगे? अजी 1/44 मोल ऑफ CO2। मान लो मैं W ग्राम दे दिया, W ग्राम कुछ भी, W ग्राम CO2, तो इसमें कितने मोल्स होंगे? मल्टीप्लाई कर दो W/44 मोल ऑफ CO2। ये क्या घटियापन कर रहे हो जी? मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको किसी भी चीज का वेट या मास दे दिया जाए, आप उससे मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास मोलर मास है, 1 मोल का मास है, ठीक है। तो आपको पर्टिकुलर मास में अगर 1 मोल होते हैं तो किसी दूसरे डिफाइंड मास में मोल कैसे निकालना है, ये यूनिटरी मेथड लगाओगे, W/44 हो गया। तो अगर आप मोल्स कैलकुलेट करना चाहते हो तो देखो ये क्या है, वेट, और ये क्या है, मोलर वेट। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इफ वेट इज गिवन देन वेट अपॉन ऑब्वियसली मोलर वेट, दैट्स इट। ये है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का अगर आपको सब्सटेंस का वेट दिया हुआ हो तो। क्लियर? आसान आसान सी चीजें हैं। ये डिफाइन था कि किस तरीके से फॉर्मूला आया है, बाकी तो खैर रटाई देते हैं हर जगह, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चलिए आगे बढ़े। हाँ, अब आगे बढ़ने से पहले अब मैं आपके इमोशंस के साथ थोड़ा सा खेलूंगा। मोल कंसेप्ट को पढ़ने के लिए यूनिटरी मेथड आना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूनिटरी मेथड में भी आपको इमोशनल नहीं होना है। इमोशनल होने का क्या मतलब है कि जैसे मान लो मैंने कहा कि कुछ भी है ना, अब यूनिटरी मेथड लगेगा ही लगेगा इसमें। देखो मैं कह रहा हूं कि मान लो 5 रुपए में 50 हाथी आते हैं, 5 रुपए में 50 हाथी आते हैं, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि आधा हाथी कितने रुपए में आएगा। अब बच्चे सोचते आधे हाथी का तो कोई मतलब ही नहीं, नहीं सब मतलब है निकालो, सब मतलब है निकालो, ठीक है। तो अब सबसे बढ़िया एक ट्रिक बताता हूं, क्योंकि सबको ओवर कॉन्फिडेंट रहता है यूनिटरी मेथड में, जी हम तो कर देंगे, यहां से वहां से यहां करना है। हमेशा एक चीज याद रखना, जो चीज निकालनी है उसको राइट साइड में रखो, जिस चीज से निकालना है उसको लेफ्ट साइड में रखो। अब मैंने यहां पे क्या पूछा, चलो आधा हाथी नहीं बोलता, चलो 10 हाथी बोलता हूं, 10 हाथी कितने का आएंगे, ठीक है। तो 5 रुपए में आ रहे हैं 50 हाथी, तो 10 हाथी कितने में आएंगे। मैंने हाथी दिए हैं और पैसा पूछा है, तो पैसा शुड बी ऑन राइट साइड एंड नंबर ऑफ हाथी जो भी है आपके लेफ्ट साइड में। ये बिल्कुल बचकानी बातें हैं, लेकिन सच बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, इन बचकानी बातों से सवाल गलत हो जाते हैं। जी हमें तो सब कुछ आता है, फंसते हैं, ठीक है। तो जो चीज आपको क्या पता है, 5 रुपए में 50 हाथी आते हैं, जो पूछा है उस हिसाब से इसको अरेंज कर दो। मतलब मुझे उल्टा करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मुझे रुपए पूछा हुआ है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं ना कि 50 एलिफेंट जो है वो 5 रुपए में आएंगे। आप तो मोल पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे हो भाई साहब, आगे गलती ना हो इसलिए सब पढ़ाना पड़ता है। 50 एलिफेंट, अब 1-2 क्वेश्चन ही कराऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, 50-100 तुम खुद ही करोगे। 50 एलिफेंट 5 रुपए, अब ये आसान हो जाएगा यूनिटरी मेथड लगाना, ठीक है। अब आपको पूछा है कि 5 एक कितना पूछा, कुछ भी लगा लो यार, 5 एलिफेंट का लगा लो, 10 चलो 10 एलिफेंट का लगा लो, तो भैया 10 एलिफेंट, अच्छा तो 10 एलिफेंट कितने में आएंगे। अब इजी है, देखो 5/50 × 10, ठीक, कितना आया, 1 रुपए। सिखाने वाली बात 1 रुपए नहीं थी, सिखाने वाली बात ये थी, हमेशा ध्यान रखना मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में कि जब आपको कुछ चीजें कैलकुलेट करनी हो तो जिस चीज को कैलकुलेट करना हो हमेशा राइट साइड में रखो, और जिस चीज से कैलकुलेट करना हो उसको हमेशा लेफ्ट साइड में रखो, दैट्स इट। क्लियर? अच्छा, दूसरा इमोशंस में क्या नहीं बहना, देखो अब कुछ भी मान लो मैं बोल रहा हूं 50 रुपए के 100 तुम लोग आते हो, मतलब गधे आते हैं, गधे तो फेवरेट हो गया आज की क्लास का। अब मैं बोल रहा हूं कि 10⁻⁻10 गधे कितने के आएंगे। अब लड़के इमोशनल हो जाते हैं, बच्चे इमोशनल हो जाते हैं कि 10⁻10 गधे कभी हो सकते हैं, मान लो हो सकते हैं, बस मैं कह रहा हूं ना मान लो। अब सुनिए फिर से वही चीज, क्वेश्चन क्या है, 10⁻10 गधे कितने के आएंगे, कितने के आएंगे, मतलब पैसा शुड बी ऑन राइट साइड। तो इसको तुरंत पलटो, जो आपको दिया हुआ है गिवन उसको पलट दो, मतलब 100 गधे
चलो लिखना अच्छा नहीं लग रहा, 50 रुपीज़ में आते हैं। पूछा क्या है, ये 10⁻⁻10 गधे कितने के आएंगे, तो ठीक है ना, 50/100 मल्टीप्लाई बाई 10⁻10 रुपीज़ आंसर। ऐसे सवालों की कम से कम 100 सवालों की प्रैक्टिस तुमको करनी है, उसके बाद जाके क्वेश्चंस होंगे। ठीक, आसान, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब तो हमने सीख लिया ना मोल क्या होता है, ठीक है, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मोलर वेट, इसमें क्या रिलेशन है ये हमने भी बता दिया, ये चीज़ याद रखनी है। चलिए अब सवाल करें, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में सवाल यार, वाह, तो बहुत बड़ा सवाल लग रहा है, बहुत बड़ा नहीं है, 10 सवाल से अच्छा है एक सवाल कराओ, सब चीज़ कवर हो जाए उसमें। क्लियर? अप्रोच बहुत ज़रूरी है, आंसर तो दुनिया निकाल रही है, ये बेचारी बिंदी रह गई यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन है, पढ़ेंगे। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O। आपके पास C2H6O है, ठीक है, जी है तो है। अब मैं क्या करता हूँ, चलिए ठीक है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O। फॉर दिस कंपाउंड, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मोलर मास। मोलर मास पूछा है। अब ध्यान से सुनो, आपको दिया क्या है, आपको दिया गया है मॉलिक्यूल, इसका मोलर मास पूछा है, इसका मतलब आपको इसके एक मोल लेने हैं, बस में आ गया, इसके एक मोल लेने हैं। लेकिन अभी तो मैंने बताया यार, इसका मॉलिक्यूलर मास जितना AMU में होगा उतना ही, अगर आप इसके एक मोल ले लोगे उतना ही सेम, मान लो X AMU आया तो उसका ही ये, इसका जो मोलर मास होगा वो उतना ही X ग्राम हो जाएगा। That's it। X क्या कर रहा हूँ जी, कैलकुलेट कर लेते और क्या यार, ठीक है। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस करेंगे, है, और आज के कॉन्सेप्ट को यहीं तक रखते हैं। मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सा ऐसे करने की, आप आ जाइए सर इधर, ताकि हमको, अरे वाह, जगह मिल सके। ठीक, ये हो गया मजेदार। अब सवाल पढ़ते हैं। ओके, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई बात नहीं मैं पढ़ लेता हूँ। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर चलो थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ उसको, है ना, मुझे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तुम लोग तो क्या ही करोगे, ये भी बड़ा ढीठ हो रहा है यार। चलिए पहली चीज पूछिए मोलर मास, तो ठीक है ना, C2H6O है मेरे पास, पहला वाला देखो C2H6O। आपको इसके बारे में क्या पता है जी, हमको तो एक ही पता है, ये मॉलिक्यूल ऐसे, मॉलिक्यूलर मास पता है, हाँ तो निकाल लेना भाई, एक ही चीज तो तुमको पता है इसके बारे में। तो कार्बन का कितना, 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 6, ऑक्सीजन कितना 16, कितना है 24 30 46 क्या अजी, क्या जी 46 मॉलिक्यूल है ये, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 46 AMU। इन चीजों पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी, छोटी छोटी चीजें क्वेश्चन गलत करवाती हैं जी। हमको तो मोलर मास पूछा है, तो अभी क्या बताया था, कोई भी सब्सटेंस दिया हो, अगर वो एक दिया है तो उसका AMU में, उसका एक मोल दिया है तो उतना ही क्वांटिटी ग्राम में, तो आंसर विल बी, तो मोलर मास कितना आ जाएगा बेटा, 46 ग्राम, सीधा डायरेक्ट आंसर। हाँ ठीक है, क्लियर, आसान है, बहुत आसान है। चलिए सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड, व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन AMU इन ग्राम। हाँ बहुत आसान। देखो, व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन AMU, वो तो हम निकाल चुके हैं ना भाई, मॉलिक्यूल के मास, वन मॉलिक्यूल का मास तो C2H6O था, इसके एक मॉलिक्यूल का मास आया था 46 AMU। क्लियर? हाँ, दूसरा सवाल देखो, इसको पूछा है इसने ग्राम में, अब ग्राम में निकालो। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं C2H6O के मोलर मास की बात करूं, ध्यान से सुनो मेरी बात को, मोलर मास की बात करूं, तो वो था हमारा 46 ग्राम। अब तुम बोलोगे सर आपने तो खुद, आपको तो पता है तो आपने लिख दिया मोलर मास। मेरे गुरु, अगर ग्राम में पूछा है तो ग्राम में आपको एक ही चीज पता होती किसी भी एटम या मॉलिक्यूल की, उसका मोलर मास। इसके अलावा अभी तक ना तुमको कुछ बताया है ना कभी बताया जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है, तो मैं उसी की मदद लूंगा ना यार। ठीक है, अब मोलर मास को डिफाइन करो पहले,
क्यों डिफाइन करो? क्योंकि मेरे को मॉलिक्यूल का मास पूछ लिया ग्राम में यार। अब मोलर मास का मतलब है कि अगर मैं इतने कितने अजी इतने अगर मैं 6.02 10⁻23 C2H6O मॉलिक्यूल ले लूं, ये तो एक मोल होता है, इसी का तो वेट है, इसका वेट कितना होगा 46 ग्राम। बहुत आसान है। आपको क्या पूछा? एक मॉलिक्यूल का, ले इतने का इतना, तो एक का कितना 46 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम। राइट, क्लियर? आप कुछ खेलना है खेल जाओ। 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 6 4 7.6 लमसम मैं बता रहा हूँ इंटू 10⁻, ये ऊपर चला जाएगा -23 ग्राम। लो आ गया, सिंपल सा लॉजिक है। एमयू में भी निकल गया, ग्राम में भी निकल गया। बस आपको डिफाइन करना आना चाहिए मोलर मास। इसलिए मैं कहता हूँ डेफिनेशन शब्दशः याद होनी चाहिए, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए बी वाला पार्ट भी खत्म। आई थिंक आसान है सबको, है ना? एक क्वेश्चन करेंगे लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पूछा है हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन द मॉलिक्यूल। अरे तो बड़ा घटिया क्वेश्चन है। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन द मॉलिक्यूल? तो वी हैव दिस मॉलिक्यूल C2H6O। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? हे भगवान, कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 6, ऑक्सीजन का 1। ये देखो एक कैसे लिख रहा हूं, 6 to 8 है ना? आई थिंक ये तो 9 एटम्स। कोई बात नहीं, राइट? करेले के साथ हलवा भी मिलता है कभी कभी। नेक्स्ट, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 1 मोल ऑफ C2H6O? खेल गया थोड़ा सा, देखो अब आपको उसने 1 मोल ऑफ C2H6O दे दिया। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। उसने क्या दिया है? 1 मोल C2H6O, और इसमें पूछा है हाउ मेनी एटम्स आर देयर। अब भी तो करा था क्वेश्चन यार, नंबर ऑफ एटम्स। मैंने क्या बोला था? उसने मोल दिए हैं मॉलिक्यूल के, तो यहां से निकलेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? इतने। बहुत बढ़िया। एक मोल मतलब इतने मॉलिक्यूल्स। हाँ ठीक है, तो पूछा क्या? नंबर ऑफ एटम। अरे तो ठीक है ना यार, अगर मेरे पास एक C2H6O होता, एक मॉलिक्यूल अगर होता, तो इसमें होते, अभी निकाले ना 6 2 8 1 9 एटम्स। 1 मॉलिक्यूल में होते 9 एटम्स। हमारे पास एक मोल है, मतलब हमारे पास इतने सारे मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें कितने हो जाएंगे? इतने में 9 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 क्या भाई साहब? टोटल एटम्स। सिंपल। आपको मोल दिए हैं, आपने मोल में से मॉलिक्यूल निकाल दी, इतने सारे मॉलिक्यूल से। एक मॉलिक्यूल में एटम पता है, इतने सारे में कितने? इतने सारा मल्टीप्लाई बाय 9, आंसर खत्म। सर ये तो बड़ा अजीब सा हो रहा है, इसीलिए तो मैंने घोड़े हाथी और है ना गधे हाथी वाले क्वेश्चन कराए थे। ऐसे ऐसे बहुत करने हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, हम इतने में खेल जाएंगे। चलिए हाउ मेनी, ये तो हो गया। चलो ये है, हाउ मेनी मोल ऑफ C2H6O आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड। अब देखो उसने वेट दे दिया है और आपको मोल्स पूछे हैं, और यही जनरली देता है। तो उसने C2H6O का कितना दिया है वेट? 100 ग्राम। हाँ, तो अब या तो लॉजिकल कर लो कि भैया मोलर मास होता है C2H6O का 46 ग्राम, अभी निकाला था, मतलब एक मोल का मास इतना होता है, या 46 ग्राम में 1 मोल होते हैं। अगर 46 ग्राम में 1 मोल होते हैं तो 100 ग्राम में कितने होंगे? हो जाएगा। नहीं करना है, भाड़ जाए, फॉर्मूला यूज कर लो, मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर वेट। ले मेरे भाई 100 ग्राम और मोलर वेट था 46, अभी निकाला था 46 ग्राम पर मोल, राइट? 46 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका ग्राम से ग्राम कट जाएगा और ये एक्चुअली आपका 100 अपॉन 46 मोल्स आ जाएंगे।
ठीक है सर, 2 पॉइंट समथिंग आसपास। करेक्ट, आसान है, बहुत आसान है यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन 100 ग्राम ऑफ C2H6। ओ अच्छा, 100 ग्राम ऑफ C2H6O में कितने एटम्स हैं? तो आप नंबर ऑफ चीजें कैसे निकाल सकते हैं? अभी बोला था आपको मोल तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि आपको यही जानकारी है बस कि मोल में इतनी चीजें होती हैं। अब आपको नंबर ऑफ चीजें निकालनी है ना, हाइड्रोजन एटम्स निकालने 100 ग्राम ऑफ C2H6O में। अब सुनिए, अभी हमने 100 ग्राम ऑफ C2H6O में मोल्स निकाल दिए, तो अब मैं यही ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या ले रहा हूँ, मोल्स ऑफ C2H6O सॉरी 100/46 इतने मोल्स हैं। हाँ जी हैं। तो एटम्स निकालने के लिए पहले मुझे मॉलिक्यूल्स भी तो पता होने चाहिए C2H6O के। क्यों? क्योंकि जानकारी दी गई है मॉलिक्यूल्स की। तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इतने मोल्स में जी? एक में होते हैं 6.02 × 10⁻³ इसमें कितने होंगे जी? लो, इमोशनल नहीं होना, मैंने 0.02 खा गया है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6O। ठीक है सर, हमने क्या करा, ध्यान से सुनो मेरी बात। मेरे को वेट दिया गया था, मैंने वेट से मोल निकाल दिया, मोल से मॉलिक्यूल निकाल दिया, ऐसे चलता है। अब मेरे को हाइड्रोजन के एटम्स पूछे, अब चलो हाइड्रोजन, अब मॉलिक्यूल निकल गया ना, अब एटम्स पे चलो। अच्छा, अब मेरे को बताओ, अगर एक मॉलिक्यूल होता C2H6O का, इसमें देखो 6 है हाइड्रोजन के एटम, क्लियर, 6 हाइड्रोजन एटम्स है। हाँ जी है अजी, एक में है 6, तो इतने में कितने हैं जी? मल्टीप्लाई विद 6, सिंपल, ठीक है। तो आंसर एक्चुअली कितना जाएगा, 6 × 100/46 × 6 × 10⁻23। क्या जो पूछा है वो हाइड्रोजन एटम्स। ये बेचारा, ओ सॉरी, तो गड़बड़ हो गया, चलो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देना एंड दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। तो लॉजिकली चलना है, वेट से मोल गए। अच्छा, पहले सब्सटेंस देखना क्या दिया हुआ है, एटम दिया है, मॉलिक्यूल दिया है, तो सबसे पहले मॉलिक्यूल के साथ खेल दो। मॉलिक्यूल का वेट दिया था, वेट से आप मोल्स में गए, मोल से आप फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में गए, और उसके बाद आप एटम्स में चले गए। ये कब करना है, जब नंबर ऑफ चीजें पूछी हो, चीजें, चाहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा हो या एटम्स पूछा, दैट्स इट। आपको मोल तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हाँ, क्लियर। चलिए आगे बढ़े। बस एक कॉन्सेप्ट जो बता रखा है वो कभी नहीं भूलना है कि जो चीज निकालनी है उसको राइट साइड में रखो, जिससे निकालना है लेफ्ट साइड में रखो। फिर जो जानकारी आपको उन दोनों के बारे में अवेलेबल है उसको लेफ्ट राइट तुरंत कर दो, आंसर ऐसा है। अच्छा, ये भाई साहब बच गए। चलिए, तो हमने तो ये निकाल दिया है। अच्छा, अब पूछा है व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, टोटल में से कितना मल्टीप्लाई विद 100, ऐसे करते हैं ना, टोटल में से कितना मल्टीप्लाई विद 100। अब जिसका पूछा है कार्बन, पूछा क्या है, मास परसेंट, तो मास परसेंट ऑफ कार्बन, मास परसेंट ऑफ कार्बन, टोटल क्या है अजी, मॉलिक्यूल। अच्छा, क्या है जी, मास ऑफ मॉलिक्यूल यार, या ठीक है, मोल ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। तो कितना आ जाएगा, मास ऑफ C2H6O। किसका पूछा है, कार्बन, तो मास ऑफ कार्बन ऊपर हो गया, तो बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई विद 100 कर दो। ठीक है, ये तो आसान है। चलिए कोई बात नहीं, C2H6O ले लो पहले। इसका मास कितना है जी, हम मोलर ले लो, मॉलिक्यूलर ले लो, बात तो एक ही है यार, क्या, क्योंकि फ्रैक्शन में है ना, कट जाएगा। C2H6O का था 46। इसमें कार्बन कितना है, देखो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का मतलब कितना है, 24। आंसर 24/46 × 100। कैलकुलेट करेगा, यू विल गेट द आंसर। अच्छा, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, क्या पूछा है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ C2H6O। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये एक कॉन्सेप्चुअल है, ये तो आसान था, मास परसेंटेज वाला, है ना। चलो अब पूछ रहे हैं, एक्चुअली ये मोल फ्रैक्शन वाली चीज है ना, हम आगे भी पढ़ेंगे इस चीज में, लेकिन चलो ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूं। आप ध्यान से सुना मेरी बात को, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। मान लो मेरे पास C2H6O का एक मॉलिक्यूल है, ठीक, तो इसका मतलब मेरे पास इस पे 2 कार्बन के एटम्स हैं, 6 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, 1 ऑक्सीजन का एटम है। इसमें नया क्या था, नया अब आएगा, देखो। अब एक मॉलिक्यूल की जगह में 1 मोल ले लो,
1 मोल ले लूं, 1 मोल मतलब मैंने इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया है Na से, अवोगाद्रोस नंबर से 6.02 10⁻23 से। अगर मैं पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो विद रिस्पेक्ट टू दैट इसका भी मल्टीप्लाई उतना ही हो जाएगा ना, कार्बन का भी, हाइड्रोजन का भी, ऑक्सीजन का भी। तो अगर उससे मल्टीप्लाई हो रहा तो ये भी मोल्स में कन्वर्ट होगा, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2 मोल कार्बन, 6 मोल, 6 मोल्स हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑक्सीजन, सॉरी 1 मोल ऑक्सीजन, दैट्स इट। क्लियर? अच्छा, अब पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन एटम्स। फ्रैक्शन कैसे निकालते हो यार? ठीक है, ये गोला है, इसको मैंने इसे 2 में डिवाइड कर दिया, इस वाले पोर्शन का फ्रैक्शन निकालो जी। ये है कितना? अजी अकेला ही है। ये टोटल कितने जी? 2 हैं, तो 1/2। अच्छा, इसको ऐसे कर दिया। अब इस वाली स्लाइस का निकालो, ये कितना अकेला जी? 1 है ना। ये कितने? 1 2 3 4, 1/4। अच्छा, ऐसे निकालते हैं फ्रैक्शन। मतलब जिसका निकाल रहे हो उसकी चीज ऊपर रखो और टोटल कितना है। अच्छा, तो ये क्या था? ये परसेंटेज था, कुछ नहीं, 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज में आ जाएगा, मत करो तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, बात खत्म। ये बातें हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन ठीक है, यहाँ पे पढ़ लिया तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। इतनी बात क्लियर है? अच्छा चलिए, तो मैंने क्या बोला, ध्यान सुनना। अगर मैं 1 मोल लेता हूं इसका, तो 1 मोल C2H6O में एक्चुअली में 2 मोल कार्बन, 6 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन है। तो अगर पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे? फ्रैक्शन ऑफ कार्बन वो कैसे निकलेगा? देख, मोल फ्रैक्शन ना, तो मतलब मोल में खेलना पड़ेगा। तो मोल ऑफ कार्बन, हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो ठीक है ना। टोटल मोल्स कितने होंगे? टोटल मोल्स ठीक है। तो कितना आ गया? आप मॉलिक्यूल के साथ, एटम्स के भी साथ खेल सकते हो। तो कार्बन के कितने हैं जी? 2 हैं। टोटल कितने हैं? 2 6 8 और 1 6 2 8 1 9 9 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी पे है। व्हाट इज द मोल परसेंट ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड? 2/9 इंटू 100 कर दो, वही फ्रैक्शन परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, दैट्स इट। हाँ, लास्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ठीक है, ये तो आसान थे, हो गए। अच्छा, जिसको फ्रैक्शन परसेंटेज में थोड़ा सा दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके टॉपिक अलग से आएंगे आगे, कंसंट्रेशन जब मैं पढ़ाने वाला हूं। अब लास्ट सवाल देखो, लास्ट सवाल ध्यान से सुनना पहले। हाउ मेनी मोल ऑफ C2H6O कंटेन्स 100 मोल ऑफ एटम्स? अब ये सवाल सुनने में अजीब लगता है पढ़ने में, लेकिन आपको पढ़ना कैसे, ध्यान दो। आई थिंक पढ़ने में नहीं आ रहा हो, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं। चलो इसे भी लिख लेंगे अब तो। नहीं, छोटा करना पड़ेगा बॉस। हाँ, हाउ मेनी मोल ऑफ C2H6O? इतना रुक जाओ, मतलब आपको C2H6O के मोल्स पूछे हुए हैं। कंटेन 100 मोल ऑफ एटम्स, और टोटल एटम्स दिए हुए हैं। बस ऐसे ही करना है। आपको दिया क्या है? लेफ्ट साइड में एटम्स दिए हैं टोटल। पूछा क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O। ठीक है, तो आपके टोटल एटम दिए हुए हैं और आपको मोल पूछा हुआ है, ठीक है सर। अब इस वे में आपको जानकारी क्या है एटम और मोल्स के बीच में? आपको सिर्फ एक ही जानकारी है कि अगर मैं C2H6O के 1 मोल लूं, क्या बोल रहे हैं, अगर आप C2H6O के 1 मोल लूं तो उसमें कितने मोल एटम्स होंगे? बताओ कितने मोल एटम्स होंगे? हाँ जी, C2H6O ले लो ना, अभी तो किया था यार, 1 मोल। तो टोटल एटम्स कितने होंगे? कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 6, इसके 6 2 8 1 9 मोल्स। ये टोटल एटम हो गए, ठीक है। इसको ऊपर रख दो, इसको ऊपर रख दो, मतलब 9 मोल एटम्स होते हैं जब मैं लेता हूं 1 मोल C2H6O। ऐसे ही करना है क्वेश्चन को, बस। अब क्वेश्चन हो गया, अब कुछ नहीं रहा क्वेश्चन में। आपने क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया ना, क्वेश्चन आधा हो चुका है। अब क्या पूछा है जी? हाउ मेनी मोल्स ऑफ C2H6O कंटेन 100 मोल ऑफ एटम? 9 मोल एटम में होता है 1 मोल, तो 100 मोल एटम में कितना होगा? 1/9 इंटू 100, 100/9 क्या?
अजी यही मोल ऑफ C2H6O। सॉरी, दैट्स इट। क्लियर? बड़ा आसान है यार, क्वेश्चन को पढ़ना ही ऐसे। आपको क्या दिया है, क्या पूछना है, क्या पूछा हुआ है, तो जो दिया है वो लेफ्ट साइड, जो पूछा जिसको जो चीज निकाली उसको राइट साइड रखो। फिर तो आपको क्या पता है उसके बारे में। अजी देखो पूछा क्या था, एटम्स दिए हुए थे, मोल्स ऑफ C2H6O पूछा हुआ था। तो आपको पता है ना, एक मोल में तो इतने एटम्स होते हैं, इतने मोल एटम्स होते हैं। इस तरीके से आपने निकाल दिया बस। मतलब एक मोल में 9 मोल एटम्स थे, या फिर इसको उल्टा लिख दिया। उल्टा क्यों लिखा? क्योंकि पूछे क्वेश्चन ऐसे किया, 9 मोल एटम में एक मोल, तो 100 में कितने? इतने। दैट्स इट, बात खत्म। चलिए एक और क्वेश्चन है। हाँ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव 1 kg है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव 1 kg। क्या घटिया क्वेश्चन है। मैंने फिर से बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन को फिर से वैसे ही पढ़ो। पूछा क्या, ध्यान से देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा हुआ है, मतलब आपको क्वांटिटी पूछी हुई है और वेट दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनो, वेट गिवन है तो लेफ्ट साइड में आएगा, और मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट साइड में आएगा। अच्छा जी, अब आपको पता क्या है इलेक्ट्रॉन के बारे में? आपको वेट दिया है ना, तो वेट की जानकारी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन के बारे में। हमको पता है कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन लूं तो उसका जो वेट होता है वो 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, एक इलेक्ट्रॉन का वेट। ये हमको जानकारी पता है, लेकिन हमको वेट लेफ्ट में रखना है। पूछा ही क्वेश्चन ऐसे, तो उधर दो, पलट दो इसको। इसका मतलब अगर मैं 9.1 इंटू 10⁻³ kg लूं, इसका मतलब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ठीक है, अब दिख रहा होगा मैं कहीं ना कहीं यहां पहुंचने वाला हूं, लेकिन मोल्स चाहिए ना मेरे को। अभी मेरे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अच्छा जी, अगर इतने केजी में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक केजी में पूछा ना, तो एक केजी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ जी? 1/9.1 इंटू 10⁻³ अजी केजी, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स। 1 किलो में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी पूछे हैं, मोल्स पूछा है। हाँ तो ठीक है ना, आपको ये भी तो पता है कि एक मोल में कितनी चीजें होती हैं। अच्छा, मतलब अब इन चीजों को, इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपको मोल्स में कन्वर्ट करना है। अब एक और कन्वर्जन, कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब सुनिए, हमको पता है कि अगर मेरे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता तो इसका मतलब मेरे पास 6.02 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ जी, बहुत क्लियर है। लेकिन आपको उल्टा चलना है, आपको इलेक्ट्रॉन से मोल जाना है, तो आप उसको पलट दो फिर से, सेम चीज, बहुत आसान है काम। इसका मतलब मेरे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता। अगर इतने इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, आपको वही निकालना है। आपके पास इतने भर भर के इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कितना होगा मेरे भाई? 1/9.1 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन्स में कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बहुत आसान है, 1/ ये आ जाएगा 6.02 10⁻23 मल्टीप्लाई विथ ये आ जाएगा 1/9.1 इंटू 10⁻³ सो फार सो गुड। अगर ऐसे कुछ दे रखा है तो ठीक है, 1/6.02 इंटू 9.1 इंटू 10⁻23 ये 8 आ जाएगा, मतलब -8 आ जाएगा, ऊपर जाके 10⁻8 हो जाएगा। इसको मैं यहीं पर कर देता हूँ, ये आंसर आ गया डी। एक कॉन्सेप्ट को 2 बार लगाया बस, लेफ्ट राइट करते रहना, दैट्स इट। अच्छा, आपको पता है ये जे एडवांस का क्वेश्चन है, ये जे एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? तो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग स्टोशियोमेट्री, एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तब तक इसके कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करो, और जो कॉन्सेप्ट ढंग से बताया है उसको तमीज से करो, कुछ क्वेश्चंस करो। लेकिन सबसे पहले जो मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा ईगो में मत लेना, जो यूनिटरी मेथड है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वहीं पे खेल खेला जाता है IIT के थ्रू।
चलिए, थैंक यू सो मच, इस एपिसोड के लिए इतना ही।